नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक बस ड्राइवर की है जिनका नाम उदयवीर है। तो चलिए अब यह कहानी उदयवीर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उदयवीर है। मैं पिछले 15 साल से रोडवेज की बस चला रहा हूं। अब तक ना जाने कितने रूट, कितने शहर, कितने मुसाफिर देखे होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी और सबसे अजीब रात की कहानी है। ये बात कुछ साल पुरानी है। तब मेरा ट्रांसफर एक नए रूट पर हुआ था, एक ऐसा इलाका जो सुनसान जंगलों और पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ था। मुझे उस रूट पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन डिपो मैनेजर ने जब आदेश दिया तो मैंने भी बिना कुछ सोचे मान लिया। उस रूट पर मेरी ड्यूटी एक रात की बस पर लगी थी जो शाम 6 बजे शहर से निकलती और अगली सुबह दूसरे शहर पहुंचती थी। साथ में मेरा पुराना साथी रतन भी था जो कंडक्टर था और मेरे जितना ही भरोसेमंद। शाम के करीब 5:30 पर हम दोनों बस लेकर स्टैंड पहुंचे। बस के मुसाफिर धीरे धीरे आकर अपनी सीटों पर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे और कुछ कपल भी थे। हर मुसाफिर अपनी ही दुनिया में मस्त था। 6 बजते ही मैंने बस स्टार्ट की और रतन ने टिकटें काटनी शुरू कर दी। शहर से निकलते वक्त कुछ लोग तो फोन पर बातें कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। करीब 2 घंटे बाद हमने रास्ते के एक ढाबे पर बस रोकी ताकि यात्री कुछ खा पी लें और फ्रेश हो सकें। मैंने भी रतन के साथ वहीं चाय मंगवाई और पास की बेंच पर बैठ गया। उसी वक्त मैंने देखा ढाबे के सामने सड़क के पास एक छोटी सी लड़की गुब्बारे बेच रही थी। उसकी उम्र यही कोई 7-8 साल रही होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब मासूमियत थी जिसे देखकर ना जाने क्यों मेरी बेटी याद आ गई। रतन ने कहा, उदयवीर भाई, कुछ खा लो, आगे लंबा रास्ता है। लेकिन मेरा ध्यान उस लड़की से हट ही नहीं रहा था। वो चुपचाप सड़क किनारे बैठी थी, ना तो किसी से कुछ बोल रही थी, ना ही कुछ बेचने की कोशिश कर रही थी। बस बैठे बैठे आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ खोया हुआ सा। मैंने अपने पास के कुछ सिक्के निकालकर उसे दिए। वो चुपचाप उठी, पास के ढाबे पर गई और वहां से कुछ खाने का सामान लेकर वहीं सड़क के किनारे फिर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वही लड़की अचानक उठी और एक तेजी से आ रहे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। ट्रक वाले ने ब्रेक मारे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोर की चीख सुनाई दी और वो लड़की ट्रक के नीचे आ गई। मैं हड़बड़ाकर उठकर दौड़ा। मेरे पीछे कुछ और मुसाफिर भी आ गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे ना तो कोई लड़की थी, ना खून, ना शरीर, ना कोई निशान। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। जो कुछ अभी अभी मेरी आंखों के सामने हुआ था वो जैसे कभी हुआ ही नहीं। मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, वो छोटी सी लड़की कहाँ गई? वो ढाबे वाला हल्की सी हंसी हंसा और बोला, बहुत देख चुके हो उसे, अब ज्यादा बात मत करो उसके बारे में, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की थी वो? और तुम कह रहे हो कि हमने उसे देखा भी नहीं। वो ढाबे वाला सिर झुकाकर बोला, भाई, वो लड़की अब इंसानों में नहीं रही। कई साल पहले इसी सड़क पर एक बच्ची की मौत हुई थी, ट्रक से कुचलकर। तब से अमावस की रात में वो किसी ना किसी को दिखती है, कभी खामोश, कभी हंसते हुए और कई बार तो चीखते हुए। किसी ने उसे देखा तो देखा, नहीं देखा तो बस सुना, लेकिन जो भी उसे पहचानने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैं और रतन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने वो सब अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की, उसका ट्रक के नीचे आना, उसकी चीख और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। ढाबे वाला और कुछ बोलने से मना कर रहा था। उसने बस हाथ जोड़ लिए और अंदर चला गया। हमने भी ज्यादा बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। सारे मुसाफिर फिर से बस में बैठ चुके थे। मैंने सीट पर वापस आकर इग्निशन ऑन किया और बस स्टार्ट कर दी। अब रात गहरा चुकी थी। घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। सड़क के दोनों ओर अब घना जंगल शुरू हो चुका था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बस की हेडलाइट और डिपर की चमक ही
रास्ता दिखा रही थी। कुछ मुसाफिर नींद में झूलने लगे थे। किसी की खिड़की पर माथा टिक गया था तो कोई मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। रतन टिकटों की लिस्ट चेक कर रहा था। मैं चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े हुए बस चला रहा था, लेकिन मन अब भी उसी बच्ची में अटका था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कहीं आसपास है। खिड़की के बाहर से भी निगाहें बार बार झांक रही थीं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा हो। करीब आधे घंटे का सफर हुआ होगा कि बस के अंदर एक जोर की चीख गूंजी, एक औरत की चीख। मैंने झटके से ब्रेक मारा। रतन दौड़कर पीछे गया। पीछे एक औरत सीट से खड़ी हो चुकी थी और कांपती आवाज में चिल्ला रही थी, मेरी बेटी पीछे बैठी थी, अब नहीं दिख रही। पूरी बस में हलचल मच गई। सब लोग इधर उधर देखने लगे। किसी ने कहा, अभी तो वो बच्ची यहीं थी। किसी ने कहा, मैंने कुछ देर पहले उसे खिड़की से बाहर झांकते देखा था। मैंने हैरानी से रतन की ओर देखा। वो पीछे जाकर एक एक सीट चेक कर रहा था। तभी पीछे की लास्ट सीट के पास एक छोटा सा पिलाया हुआ कपड़ा पड़ा था, जिस पर हल्के खून के निशान थे। वहीं बगल में बस की खिड़की आधी खुली थी और बाहर घना जंगल पसरा हुआ था। औरत अब रो रही थी, चिल्ला रही थी, कहां गई मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, वो कहीं गिर तो नहीं गई। रतन की आंखें फटी रह गईं। मैंने तुरंत बस से उतरकर बाहर देखा। हेडलाइट की रोशनी में जंगल के पास गया, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ ही पेड़। कोई बच्ची नहीं, कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके इधर उधर देखा। तभी एक पेड़ के नीचे हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा, वहां कुछ पड़ा हुआ था। पास जाकर देखा, एक छोटी लड़की की लाल फ्रॉक, और उसके पास पड़ा था एक कटा हुआ हाथ। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। रतन भी आ गया था पीछे से। उसकी आंखों में डर जम चुका था। हम दोनों उस हाथ को पहचान चुके थे। वो उसी बच्ची का था जिसे हम ढाबे पर बैठे देख कर आए थे। मैं और रतन उस कटी हुई बांह के पास कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। ना किसी से कुछ बोला गया, ना किसी को कुछ समझ आया। जंगल की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। ठंडी नहीं, सर्द नहीं, बल्कि बोझिल, जैसे किसी के होने का एहसास लिए हुए। हमने वो जगह छोड़ दी। कुछ मुसाफिरों को लगा बच्ची बस से गिर गई है, तो कुछ ने कहा शायद वो मां कोई मानसिक रोगी थी। पर जो हमने देखा था वो इन दोनों बातों से कहीं अलग था। रतन ने धीरे से मुझसे कहा, भैया, जो ढाबे वाला कह रहा था, अब उसकी बातों में दम लग रहा है। मैंने बस स्टार्ट की। अब उस जंगल से निकलने की बस एक ही चाह थी। बस तेज चल रही थी और पीछे की सीटों पर चुप्पी छा गई थी। करीब 20 मिनट बाद हम एक छोटे से स्टॉप पर पहुंचे। वैसे तो इस वक्त वहां कोई नहीं चढ़ता था, लेकिन रतन ने कहा, देख लेते हैं, शायद कोई लोकल हो। बस बेरली रुकी ही थी कि दो लोग सामने आकर चढ़ गए। एक आदमी और एक औरत। दोनों की उम्र यही कोई 45-50 के आसपास होगी। कपड़े वैसे पुराने जमाने के नवाबी लहजे के लग रहे थे। लड़की ने गहरा हरा घाघरा पहना था और सिर घूंघट से ढका था, और आदमी ने लंबा अचकन जैसा कुर्ता, सिर पर सफेद टोपी। उनके चढ़ते ही बस के अंदर जैसे हवा भारी हो गई। एक अजीब सी खुशबू फैल गई, ना इत्र जैसी, ना मिट्टी जैसी, कुछ बीच का जो पहचान में नहीं आ रहा था। दोनों सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। ना किसी से कुछ बोले, ना इधर उधर देखा, बस सीधे खिड़की की ओर चेहरा की बैठे रहे। मैंने रतन से पूछा, कहां से आए, टिकट लिया? रतन बोला, पता नहीं भैया, चुपचाप बैठ गए हैं। उसने टिकट लेने के लिए जाकर पूछा तो आदमी ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, आगे उतरेंगे। उसने ना जगह बताई, ना पैसे दिए। रतन थोड़ा झिझका, फिर वापस मेरी सीट पर आकर बोला, भैया, इनका चेहरा कुछ अजीब है, जैसे मुरझाया हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा और सच में वो दोनों जैसे जिंदा लोग ना हों। बस बैठे बैठे हिल भी नहीं रहे थे, इतने सीधे जैसे किसी तस्वीर में हों। थोड़ी ही देर बाद बस की हेडलाइट अचानक झपकी लेने लगी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। बस में एकदम सन्नाटा, मुसाफिर भी गहरी नींद में। सिर्फ रतन और मैं अब भी जाग रहे थे। तभी अचानक एक मुसाफिर चिल्लाया, अरे भैया, पीछे की खिड़की में कोई लटक रहा है। मैंने झटके से ब्रेक मारा। रतन दौड़कर पीछे गया। मैं भी कुछ सेकंड में उसके पीछे था। पीछे वही आदमी और औरत की जोड़ी बैठी थी, पर अब वो खिड़की की तरफ मुंह करके नहीं, हमारी तरफ एक तक देख रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ उजली सफेदी।
और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें मालूम हो कि हमें डर लग रहा है और यही उन्हें सुकून दे रहा हो। रतन कांपते हुए बोला, भैया ये लोग इंसान नहीं हैं। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही औरत धीरे धीरे सीट से उठ खड़ी हुई। उसका सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन जब उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गहरे गड्ढे, जैसे कोई खाली सूखा कुआं। बस में अब भी बाकी लोग सोए थे, ना कोई शोर ना कोई हलचल, जैसे ये सब हमारे साथ ही हो रहा हो और किसी और को पता ही ना चले। मैंने रतन का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, बैठ जा भाई, कुछ भी हो डर दिखाना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। रतन वहीं पास की सीट पर बैठ गया। मैंने खुद को संभाला और ड्राइविंग सीट पर वापस आकर बस स्टार्ट की। पीछे से अब भी उन दोनों की नजरें जैसे मेरी गर्दन में गड़ी थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे अब लग चुका था कि यह सफर अब सामान्य नहीं है। अब बस एक ही उम्मीद है कि कहीं कोई उजाला दिखे या सुबह हो। बस अब फिर से अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी। मैंने जितना हो सके उतना ध्यान सड़क पर लगाया हुआ था, लेकिन मन बार बार पीछे जा रहा था। वो दोनों लोग, आदमी और औरत, अब भी एकदम खामोश सीट पर बैठे हुए आगे देख रहे थे, ना हिले ना बोले, बस बैठे हुए। रतन चुपचाप मेरी बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। वो लगातार उंगलियों से सीट का कोना मसल रहा था, जैसे कोई चीज मन से निकालना चाह रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, कहीं से दिख रहे हैं पीछे? रतन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ भैया, वही बैठे हैं, लेकिन एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बोल। उसने डरते डरते कहा, मैंने अभी पीछे वाले मिरर में देखा तो बस की सारी सीटें दिखी, मगर वो दोनों नहीं दिखे। मैंने चौंक कर शीशा देखा और सच में बस की सारी पिछली सीटें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन जिस सीट पर वो दोनों बैठे थे वो सीट खाली दिख रही थी। मैंने एक बार आंखें मसलकर दोबारा देखा, नहीं, कोई नहीं दिख रहा था। सीट खाली थी, लेकिन जब गर्दन मोड़कर असली में देखा तो वही दोनों मौजूद थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सीधे। अब तो मेरे हाथ पैर भी ढीले पड़ने लगे थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, क्योंकि डर अब सीधे सीने में उतरने लगा था। मैंने रतन से कहा, अब जो होगा शांति से झेलना है, डर दिखाया तो समझ कि काम तमाम है। रतन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर हिलाया। बस अब एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर थी। अंधेरा और घना हो गया था। सड़क के दोनों ओर अब कोई घर या दुकान नहीं दिख रही थी, बस पेड़ पेड़ और अंधेरा। तभी बस के अंदर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवा का झोंका अंदर आया हो, लेकिन खिड़कियां तो सब बंद थीं। फिर हवा कैसी? पीछे देखा, वो औरत अब बस की गलियारे में खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके घाघरे की सिलवटें फर्श पर घिसट रही थीं और उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी। वो सीधे रतन के पास आकर खड़ी हो गई। रतन की सांसें तेज हो गई थीं। मैंने देखा उसका शरीर कांप रहा था। औरत ने सिर झुका रखा था, उसके दोनों हाथ लटक रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मैंने बस नहीं रोकी, ना ब्रेक मारा ना मुड़ा, बस चलाता रहा, सीधा, बिना पीछे देखे। कुछ सेकंड बाद वो औरत वापस घूम गई और उसी धीरेपन से पीछे चली गई। फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रतन अब लगभग रोने के कगार पर था। उसकी आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और कहा, बस थोड़ी देर और भाई, सुबह होते ही ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मन में कहीं गहराई में ये डर अब घर कर चुका था। ये कोई सामान्य भूत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। करीब 10 मिनट बाद हम एक पुराने मोड़ पर पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर मिट्टी में लिखा था, नवाबपुर खंडहर 1 किलोमीटर। और तभी बस की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। बस की सारी लाइटें एक झटके में बुझ गईं। हेडलाइट, डैशबोर्ड, केबिन लाइट, सब कुछ। बस एक गहरी भयानक काली चुप्पी। सामने सड़क नहीं दिख रही थी। पीछे से बस की खिड़कियां अब भी चमक नहीं रही थीं, जैसे अंधेरे ने सब निगल लिया हो। मैंने फौरन हैंड ब्रेक खींचा और बस को रोका। रतन कांपती आवाज में बोला, भैया अब क्या करें, सब कुछ बंद हो गया। मैंने इग्निशन घुमाया, कोई हलचल नहीं, बस अब एकदम शांत थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। मैंने टॉर्च उठाई और उतरने ही वाला था कि सामने बस की खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखी। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, सड़क के किनारे एक टूटा हुआ रास्ता जा रहा था।
जिसके आगे एक जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, नवाबपुर खंडहर 1 किलोमीटर। रतन ने कहा, भैया यही वो इलाका है ना जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यहां कोई नहीं रुकता। मैंने सिर हिलाया। हाँ रतन, यही है। हम दोनों उतरकर बस के पास खड़े हुए। आसमान में चांद तक नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और बहुत दूर से आती सियार की आवाज। हमने तय किया कि थोड़ी देर इंतजार करेंगे, शायद बस दोबारा स्टार्ट हो जाए। तभी बस के पिछले हिस्से से 2 छायाएं बाहर निकलीं। वो दोनों मुसाफिर, वही नवाबी कपड़े पहने आदमी और औरत। अब वो दोनों बस से उतरकर उसी खंडहर की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे, बिना किसी डर या जल्दी के, जैसे कोई बहुत पुरानी जगह लौट रहा हो। मैंने रतन की तरफ देखा। उसका चेहरा जैसे सुन्न पड़ चुका था। हमने टॉर्च उन दोनों पर डाली, लेकिन अजीब बात यह थी कि टॉर्च की रोशनी जैसे उन पर टिक ही नहीं रही थी, जैसे वो वहां हों ही नहीं, सिर्फ छाया, सिर्फ परछाई। वो दोनों खंडहर की ओर मुड़ गए और अंधेरे में गायब हो गए। अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। रतन चुपचाप बस के बगल में जमीन पर बैठ गया। हम दोनों कुछ नहीं बोले। करीब 20 मिनट बाद दूर से एक बुजुर्ग आदमी एक लाठी के सहारे चलते हुए आता दिखा। मैंने टॉर्च डालकर पूछा, बाबा कौन हो आप? वो धीमे धीमे चलते हुए हमारे पास आया और बोला, बेटा, बाबा क्या वो लोग आज भी दिखते हैं? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, हर अमावस्या की रात वो 2 परछाइयां यहां दिखती हैं, बस में, सड़क पर या खंडहर की तरफ जाते हुए। कई बार लोग उन्हें सच समझ बैठते हैं, पर जो उनके पीछे गया वो लौटकर कभी नहीं आया। मैं और रतन एक दूसरे को देख रहे थे। हम जो देख चुके थे वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, ये बस अब तभी स्टार्ट होगी जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी। तब तक यहीं रुको बेटा, और याद रखना पीछे मुड़कर मत देखना। कहकर वो आदमी उसी अंधेरे में खो गया जैसे आया था। हम दोनों बस के अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। अब कोई कोशिश नहीं की, बस इंतजार करने लगे सुबह का। लेकिन रतन ने एक बात धीरे से कही, भैया वो दोनों अब भी वहीं हैं, बस की आखिरी खिड़की के पास घूर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब डर से नहीं, दिमाग थक चुका था। रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। ना हवा चल रही थी, न जंगल में कोई आवाज, बस एक बोझिल चुप्पी जो हर सांस को भारी बना रही थी। मैं और रतन दोनों अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे। बस की लाइटें अब भी बंद थीं, इंजन ठंडा पड़ा था, और वो दोनों रहस्यमयी मुसाफिर न जाने अब भी वहीं थे या नहीं, क्योंकि अब देखने की हिम्मत बची नहीं थी। रतन धीरे से बुदबुदा रहा था, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और मैं खिड़की के बाहर आसमान की ओर देख रहा था। शायद कहीं कोई तारा दिख जाए जो ये यकीन दिला दे कि सुबह ज्यादा दूर नहीं। तभी एक हल्की दस्तक हुई बस के दरवाजे पर। हम दोनों चौंक कर उठे। रतन ने तो घबराकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से पूछा, किसने खटखटाया? रतन की आवाज कांप रही थी, भैया इस वक्त कौन आ सकता है? ये जगह तो वीरान है। मैंने आगे बढ़कर बस का दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र यही कोई 60 से 65 के बीच, कंधे पर झोला टांगे, सर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, बाबूजी, रात में जंगल में भटक गया था, अगर बस में बैठने की इजाजत मिल जाए तो थोड़ी जान बच जाए। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो एकदम सामान्य दिख रहा था, ना अजीब कपड़े, ना सफेद आंखें, ना कोई छाया जैसा भ्रम। रतन ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, भैया कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने सोचा अब जो होना होगा होगा ही, और दरवाजा खोल दिया। वो आदमी बस में चढ़ा, मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोला, बड़ा उपकार होगा बाबूजी, आज अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदा नहीं बचता। फिर वो सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया, खिड़की के पास। सामने देखता रहा, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई हलचल किए। कुछ मिनट बीते। अब बस के अंदर 3 लोग जाग रहे थे, मैं, रतन और वो बुजुर्ग। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, बाबा आप इस इलाके में क्या कर रहे थे? रात के इस वक्त जंगल में कौन होता है? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटा कई बार कुछ रास्ते हमारी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से तय होते हैं। मैं भी कभी इस जंगल में रास्ता नहीं खोजता, पर आज मुझे लगता है
कि मैं इसी बस में बैठने के लिए भटका था। उसकी बात में कुछ अजीब था, साधारण सी बात, पर लहजे में एक अजीब गहराई थी, जैसे कुछ छिपा हो उसमें। रतन ने धीरे से कहा, भैया मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आदमी ठीक है या फिर वही सब फिर से। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। करीब आधा घंटा बीता। बाहर आसमान थोड़ा हल्का सा दिखने लगा था। हवा अब ठंडी नहीं, थोड़ी साफ लगने लगी थी। और फिर अचानक बस के मीटर में हलचल हुई। डैशबोर्ड की लाइट टिमटिमाई, हेडलाइट अपने आप जल उठी। मैंने चौंक कर चाबी घुमाई और इंजन ने गर्रा कर आवाज की। बस स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने रतन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी डर से जकड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत की झलक दिखी। मैंने गियर में डाला और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। बस ने जैसे ही नवाबपुर खंडहर का मोड़ पार किया, पीछे की सीट पर बैठे दोनों रहस्यमयी मुसाफिर गायब हो चुके थे। वो सीट अब खाली थी। बस की शीशियों में सब कुछ साफ दिख रहा था। अब वो छाया नहीं रही थी। मैंने बिना कुछ बोले बस को चलाए रखा, पर रतन फुसफुसाकर बोला, भैया वो जो बाबा हैं वो अब भी बैठा है ना? मैंने आईने में देखा। हाँ, वो अब भी बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द हो, जैसे वो हमें देख तो रहा हो पर खुद कहीं और हो। सुबह की हल्की रोशनी अब आसमान में फैलने लगी थी। बस अब उस मोड़ से बहुत आगे बढ़ चुकी थी जहां सब कुछ हुआ था। इंजन की आवाज, टायरों की खड़खड़ाहट और रतन की टूटती सांसों के अलावा सब कुछ शांत था। मैंने आईने से पीछे देखा। पीछे की खाली सीटें अब वाकई खाली थीं। वो दोनों परछाइयां, नवाब और बेगम, अब कहीं नहीं थीं। शायद वो फिर से अपने खंडहर लौट गए थे। पर एक मुसाफिर अब भी बस में था। वो बुजुर्ग जो चुपचाप आगे वाली सीट पर खिड़की के पास बैठा था। उसने अब तक ना कुछ खाया, ना पानी पिया, ना हमारी तरफ दोबारा देखा, बस बाहर देखता रहा। रतन मेरे बगल में बैठा धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, भैया वो बाबा कुछ तो अजीब है, उसकी बातों में कुछ ऐसा है जो सीधा नहीं लगता। मैंने उससे कहा, चुप रह, अभी तो भगवान का दिया उजाला हो गया है, अब बस जल्द से जल्द हाईवे पर पहुंच जाएं। करीब 15 मिनट और सफर के बाद हम एक ढाबे के पास रुके। कुछ मुसाफिर जाग चुके थे और चाय पानी के लिए उतरने लगे थे। मैंने भी गाड़ी एक साइड में लगाई और नीचे उतरा। रतन और मैं दोनों चाय की टपरी पर गए। मैंने दुकानदार से कहा, भैया 2 चाय देना और कुछ नमकीन अगर हो तो। दुकानदार बोला, अरे साहब, बहुत समय बाद आपकी बस दिखी इस तरफ, कौन सा रूट है? मैंने कहा, शहर से पहाड़ी रूट पर पहली बार आया हूं, कल रात का सफर बहुत भारी पड़ा। वो दुकानदार चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, आप रात में नवाबपुर वाले मोड़ से तो नहीं निकले थे? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने बस इतना कहा, हाँ। उसका चेहरा उतर गया। साहब, उस मोड़ पर पिछले कई सालों से कोई बस नहीं जाती, जो गया वो लौटा नहीं। आप कैसे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय का कप थामे खड़ा रहा। रतन अब चुप नहीं रह सका। उसने दुकानदार से पूछा, भैया एक बात बताओ, वो मोड़ पार करते ही हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला था जिसने खुद को रास्ता भूला हुआ बताया और बस में बैठा। क्या आपने कभी यहां किसी ऐसे बाबा को देखा है? दुकानदार चौंका, फिर बोला, कौन बाबा? यहां तो कोई नहीं रहता। हाँ, एक बाबा थे, बहुत साल पहले। वो इस इलाके में राहगीरों की मदद करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई, वो भी ठीक उसी रात जब नवाब और मल्लिका की आत्माएं पहली बार दिखी थीं। मैंने और रतन ने एक दूसरे को देखा। हाथ में पकड़ी चाय अब ठंडी हो चुकी थी। दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, तो फिर हमारी बस में कौन बैठा है? हम दोनों दौड़ते हुए बस की ओर भागे। बस अब भी वहीं खड़ी थी। कुछ मुसाफिर अपनी सीट पर आ चुके थे। मैंने सीधा उस सीट की तरफ देखा जहां बाबा बैठा था। सीट खाली थी, न बाबा था, न उसका झोला, न छड़ी। बस खिड़की के पास एक धुंधला सा हाथों का निशान, जैसे किसी ने आखिरी बार शीशे को छूकर विदा ली हो। रतन की सांस अटक गई। मैंने चुपचाप बस स्टार्ट की। कुछ भी कहना अब बेकार था। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंधेरा पीछे छूट चुका था, लेकिन जो बीत चुका था वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला था। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। सड़क पर धूप फैली हुई थी, पर हमारे मन के भीतर जो साया था वो अब भी वैसा ही गाढ़ा था। बस अब हाईवे पर लौट चुकी थी। चारों तरफ खेत, दुकानें, ट्रैक्टर और आते जाते ट्रक। पर मेरे और रतन के लिए जैसे हम अब भी
उसी खंडहर के पास खड़े हों। रतन कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें बस के शीशे पर टिकी थीं, पर दिमाग कहीं और था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस चला रहा था चुपचाप, जैसे स्टीयरिंग खुद रास्ता जानता हो। करीब 1 घंटे बाद हम अपने गंतव्य आखिरी स्टैंड पर पहुंचे। बस के मुसाफिर एक एक कर उतर गए। कुछ ने थैंक्स कहा, कुछ जल्दी में थे, पर मेरे मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था। वो बच्ची कौन थी जिसे हमने ढाबे पर देखा था, जिसका कटा हाथ पेड़ के नीचे मिला था? क्या वो कोई आत्मा थी या उसका किसी से कोई रिश्ता था? मैंने रतन से कहा, भाई एक काम करते हैं, पास के थाने चलकर पूछते हैं, शायद कोई केस रिपोर्ट हुआ हो उस रात का। रतन बोला, हाँ भैया चलिए, मन में जो फंसा है उसे साफ करना जरूरी है। हम दोनों थाने पहुंचे। डेस्क पर बैठे एक सिपाही से पूछा, भाई साहब, कल रात नवाबपुर के पास हमारी बस फंसी थी। हमने एक बच्ची को देखा था, फिर अचानक गायब हो गई। उसका एक कटा हाथ भी मिला था। सिपाही ने चौंक कर हमारी ओर देखा, फिर धीमे से पूछा, कौन सी रात? मैंने कहा, अमावस्या की रात। उसने लंबी सांस ली, कागज उलटने लगा, फिर एक रिपोर्ट निकाली। आप जिन बातों की बात कर रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ। हर साल उस रात किसी न किसी को वो बच्ची दिखती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आप जानते हैं वो कौन थी? सिपाही ने कहा, लगभग 10 साल पहले की बात है। एक परिवार अपनी बेटी को लेकर उसी ढाबे के पास रुका था। लड़की वहीं से गायब हो गई। कई दिन तलाश हुई, फिर कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिली, बुरी तरह कुचली हुई। कहा जाता है कि उसे कोई ट्रक कुचल गया था, पर वो कैसे वहां पहुंची किसी को नहीं पता। रतन के होंठ कांपने लगे। उसने पूछा, नाम क्या था उस लड़की का? सिपाही ने फाइल में देखा, सानिया, उम्र 7 साल, लाल फ्रॉक में थी। अब मेरे हाथ से वो फाइल गिरते गिरते बची। सानिया वही बच्ची थी जिसे हमने ढाबे पर अकेले बैठा देखा था, जिसे ट्रक के नीचे जाते देखा था, जिसकी चीख सुनी थी। अब सब साफ हो गया था। सानिया की आत्मा अब भी उसी ढाबे के पास भटक रही थी, हर अमावस्या को, शायद अपने परिवार को खोजने के लिए, या शायद किसी को उस जगह की सच्चाई दिखाने के लिए। हम थाने से बाहर निकले। रतन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया अब समझ आ गया कि हर रात डर नहीं होता, कभी कभी कोई अधूरी चीख होती है जो सुनी नहीं गई। मैंने सिर हिलाया। और कभी कभी कोई रास्ता हमें इसलिए भेजा जाता है ताकि हम वो देखें जो लोग सालों से अनदेखा कर रहे हैं। थाने से बाहर निकलकर हम दोनों चुपचाप सड़क किनारे खड़े रहे। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर का साया और गहरा हो गया था। सानिया की कहानी ने हम दोनों को हिलाकर रख दिया था। रतन अब बिल्कुल शांत था और मैं सोच रहा था, अगर वो बच्ची हर साल दिखती है तो बाकी लोग कहाँ हैं जो कभी वापस ही नहीं आए। हम पास के एक ढाबे पर पहुंचे जहां से रोजाना ड्राइवरों का आना जाना होता था। वहीं एक बुजुर्ग आदमी तख्त पर बैठा चाय पी रहा था, सिर पर गमछा, आंखें धूप से ढंसी हुई। मैंने पास जाकर पूछा, चाचा, नवाबपुर वाले रूट पर पहले कोई सरकारी बस जाती थी? उसने चाय रखी, धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बोला, तुम वही हो ना जो कल रात उस रूट से आए हो? मैं चौंका, आपको कैसे पता? वो हंसा नहीं, बस एक ठंडी सांस छोड़ी। इस इलाके के सारे ढाबे वालों और ड्राइवरों को पता है बेटा कि नवाबपुर रूट पर अब कोई नहीं जाता, पर हर कुछ सालों में कोई नया ड्राइवर आता है जो उस रात गलती से उस रूट पर मुड़ जाता है। कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ कभी नहीं लौटते। रतन ने जल्दी से पूछा, क्या पहले भी किसी बस का कोई हादसा हुआ है? बुजुर्ग आदमी ने आंखें बंद कर ली, फिर बोला, करीब 5 साल पहले एक ड्राइवर था, विजय। उसकी बस भी रात के सफर पर निकली थी। उसने भी ढाबे पर रुककर एक बच्ची को देखा था। कहाँ था? बच्ची अकेली बैठी थी, चुपचाप। फिर उसने बताया कि रास्ते में एक जोड़ा बस में चढ़ा था जो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और आखिरी मोड़ पर बस रुक गई। विजय ने भी अगले दिन थाने में यही सब बताया था, पर 1 हफ्ते बाद वो फिर उसी रूट पर निकला। कहता था, अब डर नहीं लगता, पर वो कभी वापस नहीं आया। मैं और रतन पत्थर की तरह चुप रह गए। अब हमें समझ आ चुका था, ये रूट सिर्फ रास्ता नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता है और डर सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि जीने की सजा बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बच गए क्योंकि शायद उस रात कोई बात अलग थी। शायद उस बच्ची को कोई दिख गया जिसे देखना था। शायद तुम दोनों ने उसकी सच्चाई जान ली जो बाकी लोग अनदेखा कर देते थे। मैंने सिर झुकाया।
अब मैं समझ चुका था कि यह डर किसी भूत प्रेत का नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी का जो बार बार दोहराई जा रही थी। हम दोनों वापस बस में आकर बैठ गए। रतन ने धीरे से कहा, भैया एक बात बताऊं, अब डर नहीं लगता, अब बस मन भारी रहता है, जैसे कोई पीछे खड़ा हो और कह रहा हो, अब तुम समझ गए ना। मैंने उसकी बात सुनी और चुपचाप स्टार्ट बटन दबाया। बस स्टार्ट हो गई थी, पर अब यह सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, ये थी एक नई समझ, एक अनकहा राज और कुछ अधूरी आत्माओं की पुकार। बस डिपो में लौटने के बाद सब कुछ सामान्य था, कम से कम ऊपर से देखने में। कागजी फॉर्म भर दिए, बस की चाबी जमा कर दी, रतन अपने घर चला गया और मैं भी अपने छोटे से क्वार्टर में लौट आया। पर मन में जो कुछ बीता था वो सब वहीं अंदर घुसा बैठा था, खामोश, गहराई में, जैसे कोई साया। रात को खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, आंखें तो बंद हुईं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सिर्फ सन्नाटा था। कमरे का पंखा चल रहा था, पर हवा नहीं लग रही थी। छत पर आंखें टिकाकर लेटा था और दिमाग में बार बार वही बस, वही मोड़, वही चेहरों की परछाई घूम रही थी। कभी कभी लगता जैसे कमरे में कोई है, कभी खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगते बिना हवा के, कभी टेबल पर रखा गिलास अचानक खड़का देता। मैं उठकर देखता, पर कुछ नहीं होता। पर असली डर उस रात आया जब पहली बार वो सपना देखा। मैंने देखा मैं बस चला रहा हूं, वही रात है, वही रूट। रतन मेरे बगल में नहीं है, इस बार मैं अकेला हूं। ढाबे पर बस रोकी है और सामने वही बच्ची खड़ी है, लाल फ्रॉक में, चुपचाप। वो मेरी तरफ देखती है, बिना पलक झपकाए। फिर अचानक उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वो कहती है, क्यों नहीं बचाया मुझे, क्यों नहीं पूछा कोई सवाल। मैं चीखता हूं, मैंने देखा था तुझे, मैंने कोशिश की थी। पर वो धीरे धीरे पीछे जाती है और उसी ट्रक के नीचे चली जाती है। और फिर अचानक अंधेरा। मैं झटके से उठ बैठा, सांस तेज चल रही थी, माथा पसीने से भीगा हुआ। घड़ी देखी, रात के 3:03। कमरे में फिर वही सन्नाटा। मैंने खिड़की की ओर देखा और सीधा झटका लगा। खिड़की के बाहर कोई लाल रंग की परछाई खड़ी थी। मैंने डरते डरते उठकर दरवाजा खोला, बाहर झांका। कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर छोटे छोटे पैरों के गीले निशान थे, जैसे कोई भीगते हुए वहां से अभी अभी गया हो। सुबह होने तक नींद नहीं आई, और ये एक दिन की बात नहीं थी। अब हर रात कुछ न कुछ होता था, कभी सपना, कभी हलचल, कभी खटखटाहट। जैसे वो कहानी खत्म नहीं हुई थी, जैसे सानिया अब भी कुछ कहना चाहती थी। रतन से बात की तो वो भी सहमा हुआ था। बोला, भैया मुझे भी ख्वाब आते हैं। बस की लास्ट सीट पर कोई बैठा होता है, चेहरा नहीं दिखता, पर वो हर रात बस में होता है। अब हम दोनों समझ चुके थे, डर उस मोड़ पर नहीं रुका, वो हमारे साथ लौट आया है। और अब बस ये सोचते थे कि अगला मोड़ कब आएगा और किसका इंतजार करेगा। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब उस रूट पर दोबारा नहीं जाना है। डिपो में जाकर अपनी ड्यूटी बदलवा ली और कुछ दिन के लिए घर चला गया। पर जो कुछ हुआ था वो सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं था, वो अब मेरी नींद, मेरी सोच, यहां तक कि मेरी तन्हाई का हिस्सा बन चुका था। घर लौटकर 2 दिन बीते थे, सब कुछ सामान्य था। अम्मा का खाना, गली की चाय की दुकान और मोहल्ले के पुराने चेहरे। पर मेरे अंदर अब भी एक बेचैनी थी। हर बार लगता कोई पीछे खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है। तीसरे दिन की सुबह मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, नंबर ज्ञात नहीं है। मैंने झिझकते हुए कॉल उठाया। फोन से एक धीमी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो या जैसे रेडियो में कोई टूटी हुई तरंगें चल रही हों। आवाज ने बस इतना कहा, बस में पीछे मत देखना। मैं एकदम से सन्न रह गया। कौन? मैंने पूछा, पर कॉल कट गया। मैंने नंबर दोबारा देखा, कुछ नहीं। फोन की हिस्ट्री में भी वो नंबर दर्ज नहीं हुआ था, जैसे वो कॉल हुआ ही नहीं। मैंने रतन को कॉल किया, वो भी सहमा हुआ था। उसने कहा, भैया आज सुबह मुझे भी कॉल आया था, कोई औरत थी, कह रही थी, कितनी बार कहूं, बस वहीं से मुड़े थे तुम। और फिर फोन कट गया। अब डर दुगना हो गया था, क्योंकि जो हुआ था वो अब सिर्फ यादों में नहीं, हमारी हकीकत में उतर आया था। उस दिन दोपहर को मोहल्ले की पोस्ट ऑफिस में गया। वहां एक पुराने जानकार मिले, अविनाश बाबू। वो पहले जिला ट्रांसपोर्ट में थे, अब रिटायर हो चुके थे।
मैंने उनसे धीरे धीरे बात शुरू की और वो मोड़ वाली बात छेड़ दी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोले, तुमने वो रास्ता देख लिया, जिंदा वापस आ गए। मैंने सिर हिलाया। वो बोले, बेटा, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब नवाबपुर के जंगल में पहली बार हादसा हुआ था तो वहां से निकलने वाला पहला ड्राइवर भी ऐसे ही गुमनाम कॉल्स से परेशान हुआ करता था। वो कहता था, रात को फोन आता है और कोई कहता है बस को वहीं मोड़ो जहां सबने छोड़ा था। वो अंत में पागल हो गया था और एक दिन खुद ही बस लेकर उस खंडहर में घुस गया, फिर कभी नहीं लौटा। अब बात सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब ये कोई खेल नहीं था, कोई कहीं से हमें बुला रहा था, कुछ अधूरा जो अब भी पूरा नहीं हुआ था। रात में जब सोने गया तो तकिए के नीचे मोबाइल रखा। आंखें बंद करते ही फोन की स्क्रीन बिना किसी वजह के जगमगा उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर एक लाइन खुद ब खुद उभरी, तुमने मेरी चीख सुनी थी ना, अब मेरी सच्चाई भी सुनो। मैंने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन वो लाइन मेरे जहन में गूंजती रही। कौन है वो? सानिया, नवाब या वो बाबा? अब एक बात साफ हो चुकी थी, जो हमने देखा वो कहानी का अंत नहीं था, वो तो बस शुरुआत थी। रात के बाद सुबह तो हो गई, लेकिन मेरे अंदर जो घबराहट थी वो अब एक सवाल में बदल चुकी थी। सानिया मुझसे क्या चाहती है? क्यों बार बार सपने, कॉल, संदेश? क्या वो डरा रही है या मदद मांग रही है? मैंने दोपहर को एक फैसला लिया, एक बार फिर उस रूट पर जाना होगा, न डर के लिए न चुनौती के लिए, बल्कि उस आत्मा की अधूरी बात जानने के लिए। रतन को फोन किया। पहले तो उसने मना कर दिया, कहने लगा, भैया अब दोबारा वहां नहीं जाना है, जो बच गए वो काफी है। पर मैंने उसे समझाया, भाई शायद वो हमें इसलिए दिखी क्योंकि बाकी सब ने उसकी कहानी अधूरी छोड़ दी, और अगर हम भी वैसे ही भाग गए तो फिर ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। शाम के करीब 5 बजे हम दोनों फिर उसी रास्ते पर निकले, लेकिन इस बार बस नहीं बल्कि अपनी बाइक से। रास्ता वैसा ही था, पेड़ों के झुरमुट, सड़क की ऊबड़ खाबड़ परतें और धीरे धीरे गहराती शाम। ठीक उसी ढाबे के पास पहुंचे जहां पहली बार सानिया को देखा था। ढाबे वाला वहीं था, लेकिन इस बार हमें देखते ही चौंक गया। फिर आ गए तुम लोग? उसने पूछा। मैंने सीधा कहा, हमें सानिया की कहानी जाननी है, जो तुम जानते हो सब बताओ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर अंदर से एक पुराना मुड़ा तोड़ा एल्बम निकाल लाया। उसमें एक तस्वीर थी, एक हंसती हुई छोटी बच्ची, लाल फ्रॉक में, गुड़िया हाथ में। यही थी सानिया, उसने कहा। उसकी माँ और पापा कार से कहीं जा रहे थे, यहां रुके थे थोड़ी देर के लिए। बस कुछ मिनट में बच्ची गायब हो गई। फिर एक ट्रक आया और वो रुक गया। आगे? मैंने पूछा। कुछ लोगों का कहना है कि वो बच्ची किसी को देखकर भागी थी, जंगल की ओर गई थी और तभी ट्रक ने कुचल दिया। पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो किसे देखकर भागी थी। शायद किसी को पहचान लिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रतन धीरे से बोला, भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिसको देखकर भागी थी वो जान पहचान का ही कोई था, या कोई और? मैंने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक और अनजान कॉल आया। फोन उठाया तो वही टूटी हुई आवाज, उस रात मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, सानिया तू क्या चाहती है? आवाज आई, सच बताओ, जिसे मैंने देखा था वो अब भी जिंदा है। मैंने पूछा, कौन? लेकिन कॉल कट गया। मैं अब समझ चुका था, सानिया की आत्मा का डर सिर्फ उसकी मौत नहीं था, बल्कि वो बात जो किसी ने नहीं जानी, कोई सच जो उसके साथ ही दफन हो गया था। और शायद वो अब भी किसी को पहचानती है, जो आज भी जिंदा है। रतन ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया आखिरी फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अगर सानिया को मुक्ति दिलानी है तो वो चेहरा खोजना पड़ेगा जिससे उसकी मौत जुड़ी है। मैंने गहरी सांस ली। अब पीछे नहीं हटेंगे रतन, अब इस कहानी को खत्म करना ही होगा। उस रात मैं और रतन ढाबे से लौट नहीं पाए। न हमारे मन ने इजाजत दी, न हालात ने। हम पास के ही एक टूटे फूटे सरकारी विश्राम गृह में ठहर गए, जो अब शायद सिर्फ नाम का ही था। कमरे की दीवारों पर सीलन थी, पंखा झूल रहा था और खिड़कियों से बाहर काले जंगल की परछाइयां दिख रही थीं। पर अब डर नहीं था। अब हम तैयार थे कहानी का अंत करने के लिए। रात करीब 1 बजे मेरे मोबाइल पर फिर से वही अनजान कॉल आया।
इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई लड़की थी और बहुत धीरे बोल रही थी। मैं उसे पहचान गई थी। उसी ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा मेरी मां आई है। मैं कांपते हुए बोला, सानिया। कौन था वो? एक पल को चुप्पी रही, फिर आवाज आई, जिसने मेरे पापा को मारा, जिसने मुझे जंगल में बुलाया, वो अब भी जिंदा है। मैंने पूछा, क्या नाम था उसका? उसने कहा, अविनाश। मैं जैसे पत्थर बन गया। अविनाश बाबू, जिनसे मैंने पोस्ट ऑफिस में उस दिन बात की थी, जो रिटायर्ड अफसर थे, जो उस रूट को सबसे ज्यादा जानते थे। मैंने तुरंत रतन को जगाया। भैया, अब सब समझ में आ गया। सानिया ने जिसे देखा था वो कोई अनजान नहीं, बल्कि उसका कातिल था। हम उसी समय बाइक लेकर निकले, सीधे अविनाश बाबू के घर की ओर। रात के 2 बजे थे। दरवाजा बंद था, लाइटें बुझी हुई। मैंने जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाहर आइए। कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। वो खुल गया, जैसे खुद इंतजार में हो। अंदर बत्ती जलाई। कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, जिसमें वही बच्ची थी, सानिया, और उसके बगल में अविनाश बाबू। मैंने रतन की तरफ देखा। उसका चेहरा स्याह हो गया। भैया, ये तो सानिया का रिश्तेदार निकला, शायद चाचा। मैंने गहरी सांस ली। रिश्तेदार ही नहीं, कातिल भी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, लाइट झपकने लगी और कमरे के कोने से सानिया की परछाई उभरी, धीरे धीरे, लाल फ्रॉक में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुमने मेरी बात सुन ली, अब मैं जा सकती हूं। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ सानिया, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। अब तेरा सच सब जान गए हैं। वो मुस्कुराई। फिर उसकी परछाई धुंध में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ती चली गई, जैसे कोई पंछी जो पिंजरे से आजाद हुआ हो। मैं और रतन वहीं कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। अब डर नहीं था, न बेचैनी, बस एक सुकून था कि एक मासूम आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई। अगले दिन हम दोनों फिर उसी मोड़ से गुजरे। सड़क अब भी वैसी ही थी, पेड़ों से घिरी, वीरान। पर आज वहां न कोई परछाई थी, न साया, न चीख, न खटखटाहट, बस एक हल्की हवा जो कानों में कह रही थी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। इरफान मसूद असम डिब्रूगढ़ से, ध्रुव भाई सूरत से, ऋतिक कुमार भाई झारखंड गोमिया से, सन्नी भाई लकी भाई और परवीन भाई तारानगर से, सुशांत डोलाई कोलकाता से, डॉली ठाकुर भाई भरतपुर से, राठौदियाज प्रकाश भाई गुजरात से, बेबो भाई बागपत से, राजेश कुमार भाई पंजाब से, आलम खान भाई महाराजगंज से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, सज्जिद अली रहमान भाई गिलगित से, सुजीत राव भाई सोनभद्र से, तौसिफ अली भाई बिहार से, विवेक भाई दुबई से, राजन भाई कनाडा से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, अशोक भाई नेपाल से, शब्बीर हुसैन सऊदी से, आजाद आलम भाई झारखंड से, श्रेय राणा भाई देहरादून से, समीम भाई वेस्ट बंगाल से, अब्दुल्लाह शाह भाऊ कुवैत से, कमलदीप सोनी भाई पंजाब से, अंकित भाई दिल्ली से, राजू भाई सूरत गुजरात से, वरुण कुमार भाई झारखंड से, माफिया भाई इंडिया से, कैंडी भाई पंजाब से, सुशील भट्ट क्षेत्री भाई काठमांडू नेपाल से, नितेश बाबू इंडिया से, विवेक जाट भाई उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद साहिल भाई उत्तर प्रदेश से, विष्णु भाई असम से, रिंकू कुमार खन्ना भाई पंजाब से, विकास भक्ति भाई असम से, कदीर अहमद आजाद भाई कश्मीर पाकिस्तान से, सुनील राम भाई अनूपगढ़ से, अजीत भाई सिक्किम से, महेश राज भाई कानपुर से, दुलाप मेचे भाई नेपाल से, गजेंद्र गिरी भाई फिनलैंड से, भाई निखिल अस्थाना भाई कानपुर से, नदीम खान भाई ढाका बांग्लादेश से, रिंकू भाई ओडिशा से, देवेश भाई मुजफ्फरपुर से, गुरदीप भाई इंडिया से, अशोक भाई ओडिशा कततपुर से, राजेश सिंह भाई उत्तराखंड से, मोहम्मद नूरेन खान भाई बिहार से, कौनकान भाई असम से, विपिन भाई बुलंदशहर से, संत बहादुर भाई इंडिया से, श्रेया चौहान रुड़की से, सचिन कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से, नवाब अली भाई दिल्ली से, विकास जोशी भाई नेपाल काठमांडू से, सुनीता मालिक मध्य प्रदेश से, मोहम्मद टाबरक भाई इंडिया से, तुषार भाई इंडिया से, दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से,
सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अनिल भाई इंडिया से, सागर सोलंकी राजकोट से, शाहीन भाई दिल्ली से, दानिश जफर भाई बिहार से, अंकुर बंसल भाई उत्तर प्रदेश से, आर्यन अली भाई इंडिया से, निशा छेत्री असम से, विकास द्विवेदी भाई इंदौर से, शिल्पा जी बिहार बरेली से, किरण दास खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, रंजीत कुमार भाई मुंबई से, जेडी पनिका महासमुंद छत्तीसगढ़ से, गौतम भाई असम से, गणेश कंडेल भाई नेपाल से, मेन्नी भाई कोटा राजस्थान से, माया शर्मा मौर्याटिस से, शंकर भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई लुधियाना से, जसबीर सिंह सिंधु भाई बिहार से, अलिक दास जलपगुड़ी से, शाहरुख खान हसनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज पासवान भाई झांझा से, पार्वती सैनी फरीदाबाद से, धनराज हैखद्दे नागपुर महाराष्ट्र से, बबूनी सेनापति ओडिशा से, खुशबू प्रजापति राजस्थान से, शिवम गुप्ता भाई आजमगढ़ से, निहारिका संबालपुर ओडिशा से, सूरज भाई मौर्याटिस से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, गुड्डा भाई सहरसा बिहार से, मनु भाई जफराबाद से, मोहन ठाकुर भाई नेपाल से, विक्की भाई दिल्ली से, सुनील भाई चंडीगढ़ से, विक्रम ठाकुर कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन सक्सेना भाई हाथरस से, रितेशु बाले भाई नासिक से, सुखप्रीत सिन्हा जालंधर पंजाब से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, अजय भाई इंडिया से, शत्रु मार्टिन भाई अरुणाचल प्रदेश से, कृणाल भगत भाई महाराष्ट्र से, विनेश कुमार भाई हाथरस से, कमलेश भाई महाराष्ट्र से, सुबरात दास भाई ओडिशा से, दीप छेत्री भाई कोलकाता से, आरव फिरोजपुर से, उत्तम हलदार भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुणाल राव भाई उदयपुर राजस्थान से, अक्षय भाई देहरादून से, आसिफ भाई कराची पाकिस्तान से, सुखजीत सिंह और गुरमंत सिंह फिरोजपुर पंजाब से, मितेश भाई गुजरात से, सीताराम भाई नेपाल से, मंतोष पासवान भाई इंडिया से, संतोष भाई शेम्बल से, आशीष शेरपा भाई नेपाल से, चंद बाबू राजस्थान से, मोहम्मद आमिर भाई कोलकाता से, रवि काव्या विनायक भाई पंजाब से, अजुल हसन भाई गोरखपुर से, आफताब भाई माडोसा से, मिठू शाह भाई सीलूगिरी से, आजाद भाई झारखंड से, मोहम्मद सांबे भाई मुस्कट ओमान से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।